विश्व आदिवासी दिवस की शुभकामनाओं के साथ आप सभी को जोहार। द फॉलोअप के आज के इस लाइव में आपका स्वागत है। कैप्शन आप पढ़ लीजिए। दरअसल विश्व आदिवासी दिवस पर आयोजित समारोह के दौरान राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से एक बड़ी मांग कर दी है। वो मांग पेशा कानून से संबंधित है। पेशा कानून लागू करने को लेकर के राज्यपाल ने यह मांग की है। देश भर में आज आदिवासियत को सेलिब्रेट किया जा रहा है। झारखंड में तकरीबन 26% जो है आदिवासी समाज के लोग हैं। आदिवासी बहुल इस राज्य में आदिवासी कृषि आधारित व्यवस्था पे उनका जीवन यापन ज़्यादातर चलता है और अगर आंकड़ों की बात करें तो तकरीबन 91% आदिवासी समाज जो है अब भी गांव में ही रहता है। और राज्यपाल ने पेशा कानून लागू करने की मांग करने के दौरान जो है उन्होंने एक बात कही कि जो शासन प्रणाली है जो आदिवासी इलाकों में उसको जो है फिर से लागू करने की ज़रूरत है और इसके ज़रिए ही जो है आदिवासियत को मजबूत किया जा सकता है, जिंदा रखा जा सकता है। आज के इस चर्चा में मेरे साथ जो हमारे सहयोगी हैं मनोज पांडे और सनी शरद भी मौजूद रहेंगे और ख़ास करके इस लाइव में विशेष जो मेहमान हैं हमारे विक्टर माल्तो जी और सुधीर पाल जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। इन चारों से खास करके जो दो विशेष मेहमान हैं उनसे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि दरअसल पेशा कानून के अब तक लागू नहीं हो पाने की वजह से क्या क्या चीज़ें जो है आदिवासी समाज के सामने परेशानियों के रूप में आ रहा है और इसके लागू हो जाने से क्या बेनिफिट्स मिलेगा। सरल भाषा में समझने की भी कोशिश करेंगे कि दरअसल पेशा कानून है क्या और इसके लाभ क्या होने वाले हैं। सबसे पहला जो सवाल है विक्टर माल्तो जी से सबसे पहला सवाल मैं पूछता हूं। सर, आज राज्यपाल की एक मांग ने जो है इस मुद्दे पे बातचीत करने का एक मौका दे दिया है और हम लोग चर्चा इसी से शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले जो दर्शक हमारे साथ जो लाइव में जुड़े हैं या फिर जो बाद में यह वीडियो देख पाएंगे उनको आप कैसे समझाना चाहेंगे सरल शब्दों में कि पेशा है क्या और पेशा कानून के लागू होने से क्या फ़ायदा होने वाला है। सबों को विश्व आदिवासी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। आज माननीय गवर्नर महोदय ने बहुत ही बड़ा संवैधानिक सवाल रख दिया है कि पेशा नियमावली को बनाकर लागू करें। वास्तव में ये पेशा नहीं है, ये पी पेशा 1996 है। द प्रोविजंस ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरियाज एक्ट, ये पंचायतों के प्रोविजंस का एक्सटेंड हुआ है और भारत के संविधान में एकमात्र आर्टिकल है 243(m)(4)(b) जो माननीय संसद को इजाज़त देता है कि वो अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष अधिनियम बनाए। और इसी अधिनियम को पी पेशा अधिनियम को माननीय संसद ने 24 दिसंबर 1996 को पारित किया, जिसमें 23 प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों पर अपवादों और उपांतरों के तहत विस्तार किए गए, जिसकी धारा 4 के तहत जिला के स्तर पर स्वशासी जिला परिषद और निचले स्तर पर परंपरागत ग्राम सभा की स्थापना की बात कही गई है, जिनके पास 7 शक्तियां हैं, जिसका अनुपालन राज्य सरकार ने अभी तक नहीं की है। इसलिए हम लोग माननीय कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए और लगातार 23 वर्ष माननीय कोर्ट में लड़ने के बाद 29 जुलाई को माननीय झारखंड उच्च न्यायालय ने महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है और राज्य सरकार को आदेश दिया है कि 2 महीने के अंदर पी पेशा नियमावली बना करके अनुसूचित क्षेत्रों पर इसे लागू करें। एक बीच में एक तो सबसे बड़ा जो उलझन सा है जो ज़्यादातर लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि पेशा और पी पेशा क्या ये दोनों अलग विषय है, और जब ये अलग है और राज्य सरकार हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली सरकार जो चल रही है इनके द्वारा पेशा कानून को लेकर के सुझाव मंगाए गए और लगभग उसकी तैयारी संभवतः कर ली गई है, लागू अब तक नहीं हो पाया। तो सबसे पहले तो आप ये बताने की कोशिश कीजिए स्पष्ट शब्दों में कि पी पेशा से पेशा कितना अलग है और अगर सिर्फ पेशा कानून आप ही के शब्दों में अगर बोला जाए, पी पेशा नहीं लागू करके पेशा कानून लागू किया जाएगा तो इसके नुकसान क्या हो सकते हैं। पेशा लागू करने से प्रोविजंस तो हट जाएगा ना,
जो 23 प्रोविजंस आदिवासी समाज के जल जंगल जमीन भाषा संस्कृति रीति रिवाज ट्रैवल सब प्लान डीएमएफटी का लाभ जो मिलता समाज को तो नहीं मिलेगा ना। सरकार अभी तक पी पैसा नियमावली नहीं बनाई है। इसमें मेरी स्पष्ट मंशा है कि आदिवासियों के अस्तित्व को समाप्त करना, इनके जल जंगल ज़मीन को लूट लेना, डीएमएफटी और टीएसपी के फंड को लूट लेना, दुरुपयोग करना। अभी भी सरकार फर्जी ग्राम सभा के माध्यम से शेड्यूल एरिया में ज़मीन का अधिग्रहण कर रही है, ग्राम सभा का आयोजन कर रही है, बालू घाटों का नीलामी कर रही है, जो संविधान के खिलाफ है। इससे अनुसूचित जनजातियाँ और यहाँ की ले आप जो उठा रहे हैं, खास करके कि अगर पेशा कानून जो मौजूदा स्वरूप को लेकर के जिस पे हेमंत सोरेन की सरकार आगे बढ़ रही है, अगर लागू किया जाता है तो वो चीज़ें जिसको सुझाव के तौर पे मांगा गया और उसी दिशा में सरकार बढ़ रही है। आप ये बोल रहे हैं कि पेशा कानून अगर सरकार लागू करती है जो कि पी पेशा के प्रावधानों को लेकर के आगे नहीं बढ़ा जा रहा है, इससे नुकसान ही होना है। इससे नुकसान हो। जो टाइटल आप देखेंगे पी पैसा गजट का, उसमें दी प्रोविजंस ऑफ द पंचायत से इन लोगों ने 23 प्रोविजंस को ही हटा दिया है। तो जब 23 प्रोविजंस को हटा दिया तो आदिवासियों को सुरक्षा देने वाले कानून के दांत तो हट गए, तो आदिवासियों की ज़मीन कैसे बचेंगे, आदिवासी कैसे सुरक्षित रहेंगे। और ये कानून अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण के लिए माननीय संसद ने बनाया है। 3 तरह के ग्राम सभा होते हैं। एक है आर्टिकल 243A जो ग्राम पंचायत के माध्यम से चलता है, एक फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 का ग्राम सभा है जो जमीन आवंटन के लिए बैठता है ग्राम सभा। तीसरा ग्राम सभा ट्रेडिशनल ग्राम सभा है जो माननीय संसद के द्वारा 7 दिए गए शक्तियाँ के तहत चलेगा, जिसका उल्लंघन राज्य सरकार कर रही है और यह सरकार सरासर संवैधानिक उल्लंघन कर रही है। इसके लिए हम न्यायपालिका गए और न्यायपालिका ने हमारे हक में आदेश पारित किया है। अब सरकार को 2 महीने के अंदर नियमावली बना करके इसे लागू करना है। मतलब अनुसूचित क्षेत्र में जिले के स्तर पर स्वशासी जिला परिषद यानी सेक्शन 4O और पी पैसा और ट्रेडिशनल ग्राम सभा यानी सेक्शन 4M और पी पैसा, ये 7 शक्तियाँ राज्य सरकार को अविलंब लागू कर देना है। आप बड़ी बात बोल रहे हैं। अभी जो ग्राम सभाएं हैं जो फंक्शन कर रही है, आप देखिए कि हाल ही के दिनों में सरकार ने फैसला भी ली, खास करके ग्राम सभा को लेकर के सदन के अंदर भी मांग उठ रहा था। तो ये ग्राम सभा अभी जो स्वरूप में है वो आप ये बोल रहे हैं कि ये सही नहीं है, ये गलत तरीके से हो रहा है। इसका मैं एक सबूत दे रहा हूँ। पंचायत मंत्रालय भारत सरकार ने 15 मार्च 2024 को एक चिट्ठी निर्गत की है, मेरे पास कॉपी है। उसमें 10 राज्य जो शेड्यूल स्टेट्स हैं वहाँ पी पैसा के तहत ग्राम सभा का नियमावली बनाने के लिए 10 राज्यों के ऑफिसर्स के साथ एक कमेटी बनाई है। तो 15 मार्च 2024 की निर्गत चिट्ठी स्पष्ट करता है कि 10 राज्यों में पी पैसा के तहत ग्राम सभा का गठन नहीं हुआ है। सरकार की चिट्ठी स्वयं। तो आज जो राज्यपाल जब यह मांग कर रहे थे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से, उन्होंने कहा कि बाकी के राज्यों में इसे लागू कर दिया गया है और झारखंड ही एकमात्र राज्य है जहां पे यह लागू अब तक नहीं हो पाया है। तो आप क्या बोल रहे हैं? आप ये बोल रहे हैं कि राज्यपाल जो बोल रहे हैं उनकी भी जानकारी सही नहीं है? देखिए, राज्यपाल एक संवैधानिक संस्था के व्यक्ति है। हम उनके ज्ञान को कतई हम चुनौती नहीं दे सकते हैं। बहुत जल्द राज्यपाल महोदय से मिल करके सभी बातों से अवगत कराएंगे कि ये प्रोविजंस का एक्सटेंशन है, पंचायत राज का एक्सटेंशन नहीं है। अगर पी पैसा पंचायत राज के लिए है तो माननीय संसद ने पी पैसा कानून तो नहीं बना है, म्यूनसिपलिटी तो एक्सटेंशन नहीं किया है। तो जब म्यूनसिपलिटी का एक्सटेंशन नहीं आया तो रांची नगर निगम कैसे कार्य कर रहा है? सवाल है ना। अगर पैसा अगर पंचायत राज के लिए है तो मैसा क्यों नहीं बना और मुख्यमंत्री महोदय क्यों इसमें चुपचाप है ना? तो बड़ी बात बोल रहे हैं विक्टर मोल्तो जो सवाल उठा रहे हैं और वो ये बोल रहे हैं कि जो जरूरी प्रावधान जो संसद ने दिया है आदिवासी इलाकों के लिए पी पैसा कानून के तहत, वो जो अभी नए स्वरूप पे जो जिस पे बात हो रही है पैसा कानून को लेकर के और राज्य सरकार जिस दिशा में आगे बढ़ रही है उसमें वो प्रावधान नहीं है और ऐसे में ये बिना दांत का जो है वो बाघ की तरह रहेगा, उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। सुधीर पाल सर से इस मसले पे बातचीत करना भी बेहद ज़रूरी है। पेशा को लेकर के काफ़ी ज़्यादा जागरूक रहते हैं, अवेयरनेस भी फैलाते हैं। सर,
क्या आप भी सहमत हैं विक्टर मोल्तो जी के तर्क से, तब जबकि राज्य सरकार यह दावा कर रही है और यह कोशिश तो हो ही रहा, अखबारों में मैंने विज्ञापन भी देखा महीनों पहले कि सरकार सुझाव मांग रही है कि आपको भी अगर कोई सुझाव देना है तो आप दें। विभाग की तरफ से यह बोला जा रहा है कि लगभग ड्राफ्ट तैयार है, सारा कुछ जो है प्रक्रिया में है। आप पी पेशा और पेशा को क्या अलग देख रहे हैं या फिर एक ही है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है? नहीं, मुझे लगता है कि जिस नोमेनक्लेचर का इस्तेमाल माल्टोदा कर रहे हैं, पी पेशा, जी पी पेशा 1996, पेशा 1996, जी मुझे लगता है कि ये क्लैरिटी राज्य सरकार को भी बहुत है, क्योंकि और सारी जो 10 राज्य हैं वो सारे राज्य सरकारें जो है उन्होंने, आप उसको पेशा कहिए, पी पेशा कहिए, क्या 1996 से इतर किसी कानून की बात कर रहे हैं क्या? नहीं, शायद माल्टोदा नहीं कर रहे होंगे। नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना। और ये सबको ही जानता है कि प्रोविजंस टू पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया एक्ट की बात जी, हो रही है, बिल्कुल। है ना। ऐसा पेशा कहीं का फुल फॉर्म हाँ, हो गया। पेशा का फुल फॉर्म। अब माल्टोदा इसको पी पेशा कह रहे हैं, ये भी 1996 की बात कर रहे हैं जी। हम लोग अगर पेशा कर रहे हैं तो 96 की ही बात कर रहे हैं। इसका मतलब कि हम उसी एक्ट की बात कर रहे हैं जिसको ये पी पेशा बता रहे हैं। इसलिए ये कंफ्यूजन दर्शकों को नहीं हो कि पी पेशा कोई अलग से चीज है या पेशा कोई अलग से चीज है। मतलब चीज एक ही है, लेकिन मोल्टोदा ये जरूर बोल रहे हैं जी। कि जो जरूरी प्रावधान है और 23 बिंदुओं को लेकर के बोल रहे हैं कि 23 पॉइंट्स इस पेशा का जो नया स्वरूप है उसमें वो है ही नहीं, और आदिवासियत को लेकर के जो अधिकार हैं और जो निर्देश हैं संसद के, उसमें वो शामिल नहीं रहने वाला है। संजय जी, मुझे बताइए कि कोई भी रूल्स जी कब बनेगा? जब कानून होगा। तो 1996 के कानून के जो प्रोविजंस हैं 4A से O की जो बात कर रहे हैं, जी ठीक है ना, तो उस पर ही तो रूल्स बन रहा है ना, कि कुछ अलग से तो बन नहीं रहा है। तो ये कहना कि उस प्रोविजंस का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है, मुझे नहीं जानकारी कैसे उल्लंघन। मैं ये समझ रहा हूँ, और एक सामान्य ज्ञान की बात है कि जब भी रूल्स बनेगा तो जो एक्ट अच्छा बुरा जो भी हो, उस एक्ट के बियॉन्ड आप रूल्स नहीं बना सकते। जी बिल्कुल। इससे हमको लगता है कोई भी असहमत नहीं होगा। आप कानून से असहमत हो सकते, बहुत सारे कानून हैं जो शायद आपको पसंद नहीं, हमको पसंद नहीं, लेकिन जब तक वो कानून है तब तक उस कानून को मानना हमारी बाध्यता है। तो आज की तारीख में 1996 का पी पेशा कहिए, 1996 का पेशा कहिए, उस पेशा या पी पेशा के प्रावधानों के जो एक्ट है उसके तहत ही रूल्स बनना है, और उसके तहत ही रूल्स ड्राफ्ट हुआ है जहाँ तक मेरी जानकारी। जी कई बिंदुओं पर लोगों के अलग अलग विचार हो सकते हैं, उसमें कोई दो बात नहीं, हर लोग बाइनरी अलग हो सकता है। जी लेकिन ये कहना कि पेशा जब कहेंगे तो अलग हो जाएगा, पी पेशा कहेंगे तो अलग होगा, ये तो पूरा का पूरा एक्ट है ना। आप उसको पूरा नाम लेके बोलिए, छोटा नाम लेके बोलिए, जैसे हम लोग वनाधिकार कानून बोलते हैं। जी लेकिन वनाधिकार कानून तो बोलचाल की भाषा में, लेकिन जब वनाधिकार कानून 2006 बोल रहे हैं तो इसका मतलब कि हम उस एक्ट की बात कर रहे हैं जो फॉरेस्ट राइट्स से संबंधित जो है ना। तो मेरा इतना ही कहना। दूसरा, माल्टोदा ने कहा कि 3 तरह की ग्राम सभा। जी तो मेरा कहना है कि अगर आप पी पेशा पेशा की बात करें, 4C शायद होगा। 4C क्या कह रहा है कि ग्राम सभा का मतलब कि गांव के भीतर के जो भी, जिनका भी वोटर लिस्ट में नाम हो, वो सारे लोग मिलके ग्राम सभा बनाएंगे। ये जी इससे अलग कोई परिभाषा है क्या? आप पेशा पी पेशा की बात इसलिए हो रही है और शेड्यूल्ड एरिया में इसलिए हो रही है, माल्टोदा भी इसके समर्थन करेंगे, कि शेड्यूल्ड एरिया में या आदिवासी इलाकों में परंपरागत तौर पर स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था रही, जिसकी सामाजिक मान्यता काफ़ी बड़ी रही, और पी पेशा या पेशा आके उस सामाजिक मान्यता को संवैधानिक मान्यता दिया, गवर्नेंस में ऑटोनॉमी दी, स्वशासन की व्यवस्था की गई। और यह कहा गया कि यह स्वशासन की प्राइमरी शर्त है कि परंपरा, रीति रिवाज, रूढ़ से अलग कोई पद्धति नहीं होगी, या कोई भी स्टेट ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो उनकी परंपरा को हस्तक्षेप खारिज करे या उसमें हस्तक्षेप करे। मतलब आप ये बोल रहे हैं जी। कि मौजूदा जो ग्राम सभाएं हैं जी। वो पारंपरिक व्यवस्था के तहत तो है, लेकिन संवैधानिक उसको मान्यता नहीं है। पेशा अगर लागू हो जाएगा तो उसको संवैधानिक मान्यता मिल जाएगा। आप ये बताना चाह रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि पेशा का सबसे बड़ा योगदान यही रहा कि जो जी। परंपरागत ग्राम सभाएं रही,
जो विलेज काउंसिल रहा उसको उसने एक डेफिनेशन में लाया, और दूसरा उसकी जो सामाजिक मान्यता थी उसको उसने संवैधानिक और कानूनी मान्यता दी। यही वजह है अब तक कि के कानूनी मान्यता तो नहीं है ना इसका नहीं मतलब। नहीं, एक्ट तो 1996 से ही लागू है ना। तो एक्ट तो यहाँ वर्किंग में है, एक्ट 1996 से है, आपने उसका रूल्स नहीं बनाया, वही मैं पूछ रहा हूँ कि रूल्स नहीं मतलब बनाया। अभी लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये एक्ट लागू नहीं है, एक्ट तो लागू है भाई, आपने रूल्स नहीं बनाया। अगर आज कोई चैलेंज करे कि जी। पेशा 1996 के प्रावधानों का उल्लंघन हो रहा, हम्म, तो कोर्ट को, सरकार को तो माननी होगी। ये थोड़ी कह के बचेगा कि भाई हमने रूल्स नहीं बनाया था इसलिए एप्लीकेबल नहीं है, ऐसा नहीं। मतलब ये तो उसी दिन से लागू हो गया जिस दिन से राष्ट्रपति महोदय ने इस पर हस्ताक्षर कर दिया। और मतलब इस क्लॉज के साथ ये लागू हुआ कि 1 साल के अंदर अगर आप इसको रूल्स नहीं बनाते हैं, लागू नहीं करते हैं, तो स्वतः मान लिया जाएगा कि ये लागू है। क्या है ना है? तो अब अभी जो व्यवस्था है जो चल रहा है, जिन इलाकों में इसका प्रभाव है, संभवतः 13 जिलों में जो है इसका लाभ मिलेगा ट्राइबल समाज के लोगों को। अभी जो मौजूदा जो स्वरूप बन रहा है, जो ड्राफ्टिंग किया गया है, उसमें क्या है? क्या मोल्टोदा का जो डर है, जाहिर सी बात है कि अगर ये चिंता कर रहे हैं तो इनके चिंता को खारिज तो नहीं किया जा सकता है। इसमें कुछ अलग से नया है या फिर वो जो हार्ड रूल जिसको लेकर के ये चिंतित हैं वो इसमें में नहीं जोड़ा गया है? देखिए ना, पूरे अगर आदिवासी इलाके को देखें या पेशा के मैंडेट को देखें, तो उसका मुख्य काम क्या है कि जो परंपरा रीति रिवाज के अगेंस्ट में या उसकी जो ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है उसके अगेंस्ट में कोई भी प्रोविजन नहीं हो, मुख्य ये है। बिल्कुल। और तीसरा कि रिसोर्सेस पर उसका कंट्रोल हो, ओनरशिप हो। रिसोर्स कहने का मतलब कि जल पर, जंगल पर, जमीन पर उसका खनिज कंट्रोल, पर। खनिज पर भी समहाउ कंट्रोल। तो ये प्रोविजंस अगर 4A से O को हम थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं, वो जो है 6 शेड्यूल पैटर्न की बात करता है, जी, ठीक है ना। तो 4A से N तक अगर हम बात करें, LMN, हाँ N तक अगर बात करें, तो जहाँ तक मैंने ड्राफ्ट देखा है, ज़्यादातर प्रोविजंस जो पेशा एक्ट 1996 में है वो इस ड्राफ्ट में आया, ज़्यादातर प्रोविजंस। अब इसका अर्थ ये नहीं लगाया जाएगा कि 100% फुल प्रूफ। जैसे अगर आप हमसे पूछिएगा तो ड्राफ्ट में लैंड एक्विजिशन को लेके, जी, जिसको कहा जाए कि कमजोरी है, क्योंकि लैंड एक्विजिशन में जब आप झारखंड का लॉ 2015 लाते हैं जी, तो ये खतरनाक इसलिए होता है क्योंकि ये आप कह रहे हैं कि जो यहाँ ग्राम सभा का कोरम है उसी कोरम के तहत आपको जो है लैंड एक्विजिशन में भी ग्राम सभा का वही कोरम रहेगा। अब ग्राम सभा का कोरम क्या है? 1/3 का 1/3। कहने का मतलब कि शेड्यूल इलाके में 1/3 जो वोटर्स हैं जी, उसकी बैठक में 1/3 महिलाएं होंगी तो कोई प्रस्ताव आप पारित कर सकते हैं। दूसरा जो खतरनाक पहलू है कि अगर पहली बैठक में कोरम नहीं हुआ तो दूसरी बैठक में कोरम की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक पास हो जाएगा। तो ये कितना खतरनाक है कि अगर कोई कंपनी चाहे तो वो पहली बैठक को मैनिपुलेट करेगा और सेकंड टाइम पारित करा जाएगा। हम लोगों ने जो डिमांड की है, हम लोग बार बार कह रहे हैं कि लॉ 2013 जी, जो भारत सरकार का कानून है वो कहता है कि शेड्यूल इलाके में लैंड एक्विजिशन जो है वो अंतिम विकल्प होगा। और उसके साथ उसने ग्राम सभा का जो कोरम दिया वो जो हमारा वन अधिकार कानून में कोरम है कि 50%, और उसके बाद मार्केट वैल्यू का 4 गुना, जो प्रभावित है वो 80% लोगों की सहमति, ग्राम सभा के 50% कोरम के साथ सहमति, ये बहुत सारे कैप्स है। तो ये इतना स्ट्रिंजेंट बनाता है कि अगर 2013 के लॉ को आप देखेंगे तो लैंड एक्विजिशन बहुत आसान नहीं होगा। लेकिन प्रस्तावित जो अभी मसौदा है उसमें लैंड को लेके हम लोगों की आपत्ति है कि वो थोड़ा कमजोर। तो आप लोग क्या चाह रहे हैं कि वो जो FRA में जो प्रावधान है वही इसको जोड़ा जाए? हमारी डिमांड है कि लॉ 2013 के प्रोविजंस को लागू किया जाए, और दूसरा कि ग्राम सभा का कोरम जो है वो कम से कम फॉरेस्ट राइट्स का जो ग्राम सभा का कोरम है उसके तहत। अब इसके पहले कि मनोज पांडे और सनी शरद से भी इस मसले पे बातचीत करें, मोल्टोदा से एक और सवाल है। चूँकि सुधीर पाल सर जब जवाब दे रहे थे वो यह बोल रहे हैं कि ये जो पारंपरिक जो व्यवस्था है या फिर जल जंगल जमीन या खनिज का जो सवाल है उस पे मजबूती से अधिकार की बात जो है पेशा एक्ट का जो प्रावधान तैयार किया जा रहा है उसमें भी है
जो ड्राफ्ट अभी लागू नहीं है लेकिन ड्राफ्ट जो बनकर तैयार है, अब भी क्या आपको मतलब डाउट है? आप चूंकि पेशा और पी पेशा को लेकर के आपका तो हार्ड लाइन एक है कि भाई पी पेशा और पेशा को आप बिल्कुल अलग अलग तरीके से मान रहे हैं, लेकिन जो चीज़ें सुधीर पाल जी बोल रहे हैं कि इन चीज़ों पे भी बातचीत है इसमें, अगर आप ही के शब्दों में उसको पेशा कानून बोला जाए, तो क्या इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, सुधीर पाल जी जिन बातों को रखे जी वो समान क्षेत्र की बातें हैं। जी हम अनुसूचित क्षेत्र पर हम बात को रख रहे हैं। जी जी जो नियमावली 2022 है वो झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 के प्रावधानों पर आधारित है। दूसरी बात है कि झारखंड सरकार ने जो पंचायत उपवन अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार नियमावली ड्राफ्ट नियमावली 2022 बनाया है, वह झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 की धारा 131(1) के तहत बनाई है। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि जेपीआरए को आगे एक तरीके से बड़ा विस्तार किया जा रहा है। और ये जिस नियमावली की चर्चा अभी किए हमारे सुधीर पाल जी, वो जेपीआरए का ही फोटोकॉपी है। 1996 का कानून को आप फॉरेस्ट एक्ट से क्यों जोड़ेंगे, 2006 में जो आया है? आप लाट से क्यों जोड़ेंगे जो 2013 में आया है? इसी बात को माननीय हाईकोर्ट ने खारिज किया ना। 1996 का कानून है और जेपीआरए इसलिए खारिज किया। लेकिन दादा अगर पूरा नहीं, ठीक है, कंप्लीट कीजिए आप। जेपीआरए में बहुत सारे अधिनियम का संकलन है जी। एक्ट से आप एक्ट नहीं ना बनाएंगे, पी पेशा एक्ट है, आप उससे एक्ट से आप एक्ट जेपीआरए बनाएंगे कि पी पेशा से आप रूल्स बनाएंगे, और रूल्स नहीं है तो आप 3 बार कैसे चुनाव करा दिए? शेड्यूल एरियाज में 3 बार कैसे चुनाव करा दिए आप? 2010 में, 2015 में और 2022 में। अगर आज हम आदिवासी कोर्ट में नहीं जाते तो आज वही व्यवस्था चलता रहता, हमारा शोषण जारी रहता। ये लोग आदिवासियों को सिर्फ नाच गाने का इंस्ट्रूमेंट बनाए हुए हैं। आज क्यों नहीं ये बात आई सरकार की ओर से कि पी पेशा पर ऑर्डर आया है, हम 2 महीने में लागू करेंगे? इससे सरकार की मंशा स्पष्ट हो रही है। सरकार तो प्रयासरत तो है। सरकार प्रयास नहीं है, सरकार संविधान विरोधी है, आदिवासी विरोधी है सरकार। वो सिर्फ हमें वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल कर रही है। माननीय हाईकोर्ट ने एक तमाचा लगाया है संवैधानिक पदों में सभी लोगों को। मैं आदिम जनजाति हूँ, मेरी आबादी 1 लाख भी नहीं है। बिल्कुल। और जब मैं आरबीआई का अधिकारी रहा हूँ, मैं क्या गलत बोलूँगा? नहीं, आरबीआई के अधिकारी रह करके गलत नहीं बोलेंगे, ये तो कोई आधार नहीं है। आधार है। आप चूंकि बातचीत कर रहे हैं, बहुत अच्छा तार्किक तरीके से आप बात रख रहे ये बात है हैं, ना। वो उसमें दम है कि भाई पी पेशा के अनुरूप ही नियम बने। इस बात की है कि आदिवासी राज्य में जिस राज्य का गठन आदिवासी सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक विकास के लिए बना है, उस राज्य का आदिवासी अपने लिए बने कानून को अनुपालन कराने के लिए कोर्ट जाएगा। अच्छा दादा, एक सवाल यहाँ पे ये है कि ठीक है कि 96 का एक्ट है, हाँ। लागू भी है, नियम नहीं है, और इसके कारण जो है बहुत सारी मुश्किलें हैं, नियंत्रण विफल है। नियंत्रण विफल है। तो बीच का क्या रास्ता है? क्या मोंटो दा और आपके जैसे जो लोग जो पी पेशा को लेकर के एक हार्डलाइन रख रहे हैं, क्या उनके पास जरा सा भी मतलब कुछ फ्लेक्सिबल होंगे आप, मतलब कि इसमें जोड़िए? संविधान की बात है ना, आर्टिकल 243 M1 कह दिया अनुसूचित क्षेत्र में पंचायत राज नहीं होंगे। संविधान कह दिया अनुच्छेद 243 ZC में नगर पालिका नहीं होंगे। तो इसका अनुपालन होना ना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल। संविधान समझौता क्यों करें? सुधीर पाल सर कुछ बोलना चाह रहे हैं। मैं माल्टो दा की ही बात को आगे बढ़ाऊंगा। पहला तो मैं ये कह रहा हूँ कि देश में जो 10 राज्य हैं, जी, उस 10 राज्य ने रूल्स बनाया है तो अपने पंचायत विभाग के तरीके से ही रूल्स बना है। दूसरा, मॉडल पेशा रूल्स जो है वो MOPR मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज भारत सरकार ने ही मॉडल पेशा रूल्स बनाया। जी। तो इसलिए ये 10वां राज्य झारखंड केवल ये होगा। और दूसरा कि पेशा की जेनेसिस कहाँ है? पेशा 73rd में जो डेडलॉक है, 73rd के बारे कहा गया जी, जो 73rd अमेंडमेंट हुआ कि ये नॉन शेड्यूल इलाके में त्रिस्तरीय पंचायती राज तो होगी, लेकिन अनुसूचित क्षेत्र में या आदिवासी इलाकों में जहां पहले से परंपरागत स्वशासी व्यवस्था है, वहां ये एज इट इज़ लागू नहीं होगा। ठीक है ना? ये कुछ फेरबदल के साथ लागू होगा, प्रोविजंस जो रहेंगे लेकिन फेरबदल के साथ। मतलब गुंजाइश पहले से ही दे दिया गया। भुरिया कमेटी बनी, भुरिया कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर 1996 में पी पेशा या पेशा जो आप कह रहे हैं वो आया। दूसरी बात,
कि पेशा में बार बार ये कहा जाता है कि पंचायतें नहीं हैं। अब आप प्रोविजंस पढ़ के देखिए वो क्या कह रहा है। पेशा में 3-4 तरह से अधिकार है। पहला एक्सक्लूसिव ग्राम सभा को, कुछ अधिकार सीधे ग्राम सभा को है, कुछ अधिकार ग्राम सभा या एप्रोप्रिएट लेवल पंचायत को है, ठीक है। और तीसरा कह रहा है कि केवल एक्सक्लूसिवली पंचायत, एप्रोप्रिएट लेवल पंचायत को। तो ये है। और आगे वो कह रहा है कि पी पेशा या पेशा में भी जो आप, मैं भूल रहा हूँ डी या ई होगा, जिसमें वो कह रहा है कि यहाँ जो पंचायतें बनेंगी उसमें कह रहा है कि रिजर्वेशन जो होगा जी पॉपुलेशन के आधार पर होगा, लेकिन 50% से कम रिजर्वेशन शेड्यूल ट्राइब्स को नहीं होगा और चेयरपर्सन के सभी पोस्ट आदिवासियों के लिए रिजर्व रहेंगे। और आगे चूंकि माल्टोदा बोले कि मतलब ये जो नया ड्राफ्ट तैयार हुआ नया उसमें ड्राफ्ट नहीं सर, मैं 96 की बात अच्छा, कर रहा हूँ। पी पेशा जी, दादा जी, के जी, अनुसार मैं 96 की बात कर रहा हूँ। और आगे मैं जोड़ दूं कि इसी पी पेशा में माल्टोदा जो कह रहे हैं आदिम जनजाति या पीवीटी जी की बात, जी उनके लिए भी प्रोविजन किया गया है कि ऐसे शेड्यूल ट्राइब्स जिनको पंचायत की व्यवस्था में या जिनके लिए स्पेस नहीं निकल पा रहा है, स्टेट का दायित्व है इस कानून के तहत कि उनके लिए, इसका मतलब इंटरमीडिएट लेवल पर, मीन्स कि जो इंटरमीडिएट लेवल पर 3 ईयर्स में हो रहा है वहाँ उनके लिए स्पेस निकालना, और ये स्पेस जो है कुल ये का 10% से कम नहीं हो, ये प्रोविजंस किया गया। तो मैंने जानबूझ के इसलिए कहा कि चूँकि हम लोगों को भी पता है कि जो संख्या दादा बता रहे हैं ओवरऑल पीवीटी जी की संख्या देखिए तो 2.5 लाख के आसपास करीब होगी। तो संख्या के आधार पर जब लोकतंत्र आप चलाने जाएंगे तो निश्चित तौर पर वो नहीं आ पाएंगे। तो मेरी स्पष्ट मान्यता है कि पेशा में कहीं ऐसा नहीं कहता है। अब इस पर डिबेट हो सकता है क्योंकि 73rd अमेंडमेंट इस बात को लेके साइलेंट हो जाता है कि ग्राम सभा का स्वरूप क्या होगा या पंचायत का स्वरूप क्या होगा। पंचायतें पॉपुलेशन पर बनेगी या पंचायतें ट्रेडिशनल जो हमारा 3 ईयर्स गांव के स्तर पर परंपरागत है उसके आधार पर बनेगी। ये स्टेट को निर्णय लेना है। हमारे यहाँ स्टेट ने पॉपुलेशन के आधार पर पंचायतें बनाई। ये डिमांड हो सकता है कि शेड्यूल इलाके में आप पॉपुलेशन के आधार पर मत बनाइए, ट्रेडिशन के आधार पर बनाइए। ये हो सकता है क्योंकि ये स्टेट का सब्जेक्ट हो मतलब इसमें एक बदलाव की गुंजाइश आप भी देख रहे हैं, और दादा की जो चिंता है वो यही है दरअसल कि भाई आप ट्रेडिशन के हिसाब से जो है आप ये करें। सुधीर पाल जी की बात को मैं खारिज करता हूँ। शेड्यूल एरियाज में जो आरक्षण की बात की गई है वो पी पेशा कानून की धारा 4G में है, और सुधीर पाल जी जो बात कर रहे हैं वो अनुच्छेद 243D की बात कर रहे हैं जो सामान्य क्षेत्र का आरक्षण है। 243D यह कहता है कि उस क्षेत्र में SC/ST की जो आबादी होगी, आबादी का जो प्रतिशत होगा उस पर आरक्षण की बात की गई है। पी पेशा का जो धारा 4G है उसमें कम्युनिटी को आरक्षण दिया गया है। जैसे संथाल प्रोग्राम में संथाल समुदाय के लोग ही चेयरपर्सन होंगे, सिंभू में हो समुदाय के लोग ही चेयरपर्सन होंगे, लातेहार लोहरदगा रांची में उरांव समाज के लोग ही चेयरपर्सन होंगे, खूंटी में मुंडा समाज के लोग ही चेयरपर्सन होंगे। तो 4G में पी पेशा का 4G में कम्युनिटी को आरक्षण दिया गया है। सुधीर पाल जी बार बार समान क्षेत्र के प्रावधानों को यहाँ जोड़ रहे हैं। सुधीर पाल जी बताना चाहेंगे हमको, अगर पेशा पंचायत राज के लिए है तो क्या मेसा बना है, म्यूनसिपैलिटी एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया हुआ है, और जब नहीं हुआ तो कैसे रांची नगर निगम और अन्य जगह के नगर पालिका काम कर रहे हैं। नगर पंचायत और शहर पंचायत दोनों पर रोक है। इस पर सुधीर पाल जी खामोश रह जाते हैं। जब नगर पालिकाओं के प्रावधानों का एक्ट ही नहीं है तो हम क्या करेंगे दादा? नहीं, आपको स्पष्ट करना है। जो एक्ट ही नहीं है तो आप बार बार ये मोल्टोदा जो बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान 2010 से मेसा का बिल जो है ठंडे बस्ते में है जी। तो जो चीज, अच्छा आप मेसा पे बोल रहे हैं? मेसा की बात हम बोल रहे हैं, म्यूनसिपल एरिया। तो जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा उस पर हमको क्यों बात करना? हम तो जो एग्जिस्ट करेगा उस पर ना बात करेंगे, तो हम उस पर बात कर रहे हैं। दूसरा माल्टोदा बोल रहे हैं 243 की बात कर रहे हैं। अब हम पढ़ के सुना देते हैं, चूँकि इससे पहले भी कई बार बोला गया कि शेड्यूल इलाके में पंचायत चुनाव की बात नहीं है। अरे नई बात है तो 3 बार चुनाव कैसे हो गया? पूरे देश में चुनाव मैं चैलेंज किया। वही तो क्वेश्चन है कि कैसे हो रहा है चुनाव। इसका मतलब 92 से लेके 24 तक देश के 10 राज्य में जो है सब कुछ असंवैधानिक चल रहा है। मोल्टोदा तो वही चैलेंज कर रहे हैं। डिफरेंट केसेस हुए, किसी केस में किसी कोर्ट ने नहीं कहा कि चुनाव मत कराइए। एक भी जजमेंट दिखा दे जिसमें कहा गया हो कि चुनाव नहीं कराइए।
तो ये बोलने से केवल नहीं होगा ना। अब हम पढ़ दे रहे हैं 243 जी की बात, 243 पढ़ने की जरूरत नहीं, हम जान रहे हैं। एक मिनट दादा सुन लीजिए, पढ़ने की जरूरत नहीं है। सुन लीजिए, मैं सुना इसलिए जा कह सकता रहा है। हूँ कि पंचायत के बारे जो आप बोल रहे हैं, मैं आपको पढ़ दे रहा हूँ जी। कि जी मैं पेशा की बात कर रहा हूँ, है जी ना? जी। द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन द शेड्यूल्ड एरिया एट एवरी पंचायत shall be in proportion to population of the communities in that panchayat for whom reservation is sought to be given under part 9 of the constitution, provided that the reservation for the scheduled tribes shall not be less than 1/2 of the total number of seats की बात कर रहा है। जी। दूसरा, provided that all seats of chairpersons of panchayat at all levels shall be reserved for the scheduled tribes। तो इसका मतलब कि ग्राम सभा एक निकाय, पंचायत एक निकाय। हमने आपको क्या कहा कि ग्राम सभा जो है उसकी परिभाषा इसने दी है कि जो भी एल्डर पर्सन होगा जिसका वोटर लिस्ट में नाम होगा। जी। पेशा बात कीजिए, पेशा बात कीजिए, सब जगह यही परिभाषा है। वनाधिकार की बात कीजिए, वहाँ भी यही परिभाषा है। झारखंड पंचायती राज एक्ट की बात कीजिए, वहाँ भी यही वहाँ भी परिभाषा, है। कहीं कोई अलग परिभाषा नहीं। चेयरपर्सन्स को शेड्यूल्ड ट्राइब होना है 3 ईयर्स में पूरा। झारखंड में भी आपके 3 ईयर्स में शेड्यूल्ड एरिया में सारे चेयरपर्सन शेड्यूल्ड ट्राइब्स ही हैं। एक भी मुखिया आपको रांची, लातेहार ये सब में आपको नॉन शेड्यूल नहीं मिलेगा। मतलब जो भी चेयरपर्सन होंगे वो आदिवासी समाज से ही आने हैं उनको। पांडे जी से कुछ सवाल ले लेते हैं। दरअसल आज की जो चर्चा है वो यूं ही हम लोगों ने शुरू नहीं किया है। राज्यपाल संतोष गंगवार ने मुख्यमंत्री की मौजूदगी में उसी समारोह में दिसोम गुरु शिबू सोरेन भी मौजूद थे, सरकार के कई मंत्री और विधायक भी मौजूद थे और राज्यपाल ने यह बातें कही हैं। हालांकि बहुत सारा बाउंड्रीज है, आप कुछ सवाल नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी चूँकि राजनीति में बातचीत तो होनी ही चाहिए, चर्चा होनी ही चाहिए। पांडे जी, चुनाव सामने है, सरकार की तैयारी अपनी है पेशा को लेकर के, अब तक वो लागू नहीं हो पाया, लेकिन इस बीच राज्यपाल के द्वारा ये बातें कहा जाना, इसको कैसे देखा जाना चाहिए? देखिए, अभी सरकार ने कहा कि हम प्रोविजंस बनाते हैं, पेशे का हम लागू करेंगे। सरकार ने कहा कि भैया आइए आप भी सुझाव दे सकते हैं। 170 या 73 आदमी के आसपास लोग पहुंचे सुझाव देने। माल्टो दा की आपत्ति इस बात को लेकर है कि सरकार जो भी करने जा रही है या जो भी प्रोविजंस बना के रखा है कि अब वो सरकार जब चाहे तब वो लागू कर सकती है, इस स्थिति में है वर्तमान सरकार। ये इनका आपत्ति इस बात को लेकर है, इन्हीं की आपत्ति नहीं, यहाँ के जो मंत्री हैं दीपक बिरुआ, विधायक है शिल्पी नेहा तिर्की, बंधु तिर्की, इन लोगों की भी कई सारी आपत्तियाँ हैं उसमें ये है कि एक तो रिजर्वेशन शेड्यूल ट्राइब्स का मत कीजिए, कम्युनिटी का कीजिए जी। कि अगर जिस एरिया में संथाली है वहाँ संथाली के लिए चेयरपर्सन का सीट रिजर्व हो। अभी हमारे झारखंड में क्या हुआ, 3 इलेक्शंस हुए, 2021 में बना, तो उस ये तो अभी जो थोड़ी देर पहले सुधीर पाल सर से मैं समझ रहा था, वो तो ये बता ही रहे हैं कि चेयरपर्सन जो होगा वो ट्राइब ही होगा। तो ये तो नहीं है ना इनका डिमांड है ट्राइब्स नहीं होना चाहिए। ट्राइब्स बोलते तो वैक्यूम ये कम्युनिटी को है कि यहाँ ओराव का ही होना चाहिए, वहाँ संथाली का ही होना चाहिए, जो मर्कोदा बोल रहे हैं, वहाँ हो का होना चाहिए। तीसरी बात वो करे कि जैसे वन अधिकार को लेकर बोल रहे हैं, इन लोगों की आपत्ति है, जो कुछ लोग हैं कि भाई ये है ही नहीं वन अधिकार कानून जो जिसमें कह रहे कि 80% ग्राम सभा की सहमति हो उसके बाद हो, पहले तो एक लेना ही नहीं। ठीक है, ये जो आपत्ति है पांडे जी वो समझ रहे हैं, उन लोगों से फिर जाएंगे उनके पास, समझेंगे भी। मैं आपसे ये समझ रहा हूँ सरकार की दिक्कत क्या है। नहीं, सरकार की दिक्कतें पे बात नहीं हो रही है। बात यह है कि भाई चुनाव सामने है, एक तरीके से पूरा राज्य जो है अब चुनावी मोड में चला गया है। समारोह के बीच में राज्यपाल ने जिस तरीके से यह मांग रखी है, इसको क्या उस दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए, चुनावी दृष्टि से? उसको देखना भी उचित होगा, नहीं भी कह सकते, क्योंकि 9 राज्य बना चुके हैं, झारखंड को डायरेक्शंस भी है कोर्ट का बनाने का। सरकार इस उधेड़-बुन में पड़ी हुई है कि हम जिसको लिए जिस क्षेत्र के लिए बनाना चाह रहे हैं ये सारा प्रोविजंस या रूल्स, वो कहीं और नाराज ना हो जाए, इसी
कारणवश ये मामला अभी तक आके फंसा हुआ है। मतलब यही वो वजह है मुझे लगता है कि इतने सालों से अब तक तरीके से लागू नहीं हो पाया है कि कोई नाराज़ नहीं हो जाए। सनी, आप मौजूद थे उस पूरे समारोह में, इसके बाद क्या और दूसरे नेताओं से कोई बातचीत हो पाई? क्योंकि तैयारी तो है सरकार की, और जो खबरें मैं पढ़ भी रहा था इस लाइव के शुरू करने से पहले, रिसर्च जो कर रहा था, उसमें देखा कि विभाग जो है पूरी तरीके से तैयार है। जो भी सुझाव मांगे गए उसको भी जिसको उसमें जोड़ना था या फिर जिन सुझावों को नकारना था, उन सारी प्रक्रियाओं से गुजर करके ड्राफ्टिंग कर लिया गया है। बिल्कुल, देखिए विभाग की तैयारी पूरी है, और इससे हेमंत सोरेन से पहले जो 5 महीने के लिए हम चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बने थे, वो इसे लेकर समीक्षा बैठक भी कर चुके थे और करने वाले थे। और कहा जा सकता है यही वजह है कि राज्यपाल भी जब यहाँ अभी नए नए आए हुए हैं, और अगर देखें तो सार्वजनिक तौर पे मुझे लगता है कि ये पहला उनका ही भाषण संबोधन होगा। तो इनका भाषण चूँकि वो देखकर ही पढ़ रहे थे, जो कोई भी रिसर्च करके लिखा होगा उसे लगा होगा कि इन मुद्दों पर बातचीत होनी चाहिए। और चूँकि इससे पहले जो सीपी राधाकृष्णन थे, हिंदी इंग्लिश में बहुत कठिनाई होती थी बातचीत करने में, लेकिन ये जिस हिसाब से आज सुबह ही जो कल्याण मंत्री हैं दीपक बिरुआ, उन्हें निमंत्रण देने गए। आज जैसे मुख्यमंत्री अपने भाषण में बता रहे थे कि राज्यपाल का कार्यक्रम कहीं निर्धारित था, लेकिन फिर भी उन्होंने यहाँ आने का न्योता आज सुबह ही स्वीकार किया और यहाँ पर समय दिए हैं, और वो आए और बहुत राज्यपाल का इंतज़ार करते हुए मुख्यमंत्री, उनकी पत्नी ने उनका स्वागत किया, मंच तक ले गया। तो जिस हिसाब से दोनों के बीच बॉन्डिंग दिख रही है वो तो अच्छा दिख रहा है, लेकिन राज्यपाल से बोलने से मुख्यमंत्री उस पर कुछ भी नहीं बोले। हालांकि वो मुख्यमंत्री तो चूंकि पहले भाषण दे रहे थे, आखिरी में राज्यपाल ने संबोधित किया, उसके बाद क्या मीडिया से किसी तरीके की कोई बातचीत? मीडिया से कोई संवाद वहाँ पर नहीं हो पाया, चूँकि बहुत ज़्यादा भीड़ है। जगह एक तो बहुत छोटी है, और जिस हिसाब से भीड़ है उस हिसाब से वैसे तो जगह बड़ी है, इसीलिए कोई बातचीत मीडिया से नहीं हो पाई, कोई सवाल भी इस पर नहीं हो पाया। पांडे जी से जो मेरा सवाल था कि चुनाव के बीच इस तरीके के सवाल जो कि सरकार पे एक तरीके से क्वेश्चनेबल है कि भाई 9 स्टेट में इसको लागू कर दिया गया है, हालांकि मोल्टोदा के रूप में वो सही नहीं है, क्योंकि वो पेशा और पेशा के बीच का एक जो लाइन उनका है अपना, उसके ज़रिए वो सवाल कर रहे हैं। लेकिन राज्यपाल के शब्दों में अगर हम लोग बातचीत करें तो वो ये बोल रहे हैं कि भाई 9 स्टेट में ये हो गया है, झारखंड बचा हुआ है जहाँ पे नहीं हो पाया है, और शीघ्र इसको लागू कर देना चाहिए। तो चुनाव के बीच इस तरीके की जो बातचीत है, इसको आम लोग कितना ज़्यादा गंभीरता से इस पे बातचीत करेंगे या फिर किया जाना चाहिए? देखिए, आम लोग क्या बातचीत करेंगे ये तो नहीं पता, लेकिन सत्ता के पक्ष के लोग ये तो बोल सकते हैं कि हम सरना धर्म कोड का बिल पास करके आपके पास भेजे कि आप केंद्र भेजिए, हम 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति पास करके भेजे, वो आपके पास है। जो आपके पास है वो आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, जो कुछ भी इधर से बढ़ाने की कोशिश हो रही है उसे वापस भेज रहे हैं। हालांकि इससे पहले जो राज्यपाल थे उनके साथ ऐसा हुआ। अब ये राज्यपाल आए हैं, ये पहला मुझे लगता है कि कोई राज्यपाल होंगे हेमंत सोरेन की सरकार के दौरान। इससे पहले रमेश बैस थे, फिर सीपी राधाकृष्णन आए, फिर ये आए जो इधर से बोले कि आप ये कानून जो है यहाँ पर लागू कीजिए। तो अब देखिए, मुझे लगता है कि कुछ सकारात्मक इसमें होना चाहिए, लेकिन सवाल इधर से फिर वही उठेगा कि हम जो करके भेज रहे हैं हो नहीं पा रहा है उसमें। नहीं, सवाल तो ठीक है, पक्ष और विपक्ष के बीच का सवाल है, लेकिन राज्यपाल का जो अपना जो एक स्टैंड है इस मसले पे कि इसको अब लागू कर देना चाहिए। और आखिर में फिर से जो है आप दोनों से यही समझने की कोशिश करेंगे। पांडे जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? देखिए, राज्यपाल ने ये कहा क्योंकि वो कस्टोडियन है 5th शेड्यूल एरिया के। अब सरकार के पास एक दुविधा है। सरकार की मंशा ऐसी नहीं है कि ये लागू ना हो, लेकिन सरकार ये चाह रही है कि जो रूल्स हम बना रहे हैं कहीं वो ऐसा तो नहीं जिसके लिए बना रहे हैं मतलब वही हैप्पी ना हो, उसी में यहाँ अटका हुआ है। लेकिन कई जो विभाग हैं, पंचायती राज विभाग या फिर जो अदर लोग जो जैसे सुधीर पार्षद हैं या तमाम लोग 6th शेड्यूल के प्रोविज़न और 5th शेड्यूल के प्रोविज़न को यहाँ मिक्सअप कर दिया जा रहा है, ऐसा भी सरकार का मानना है। और इस वजह से जहाँ सरकार का मानना है कि ये सरकार का मानना है, तभी नहीं हो पा रहा है। ऑटोनॉमस काउंसिल की बात जो वो कह रहे हैं कि म्यूनिसिपैलिटी की जगह ऑटोनॉमस काउंसिल होगा, तो वो ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा, वो डिक्टेट करने लगेगा सरकार को। सरकार
उस एरिया के लिए कोई भी योजना बनाने से पहले उनका वो हाँ कहेंगे तब होगा। आज नगर निगम का मेयर ये तय नहीं कर सकता कि हमारे यहाँ ये काम होगा या नहीं होगा, लेकिन जिस ऑटोनोमस काउंसिल की मांग हो रही है वो तय करेगा, सरकार नहीं करेगी। कोई एमएलए एमपी नहीं कर सकता कि उस एरिया में ये काम होगा, और इसी वजह से ये फ्रैक्शन है। लेकिन सरकार का ये 5th शेड्यूल एरिया है, सरकार मतलब विभाग का मानना है कि 5th शेड्यूल एरिया है, और ये सारे ऑटोनोमस काउंसिल या प्रोविजंस आप 6th शेड्यूल की बात कर रहे हैं, तो झारखंड 6th शेड्यूल नहीं है, इसको समझा जाए। और इसी जो द्वंद्व है इसके बीच में सरकार नहीं पड़ना चाहती। सरकार कह रही है कि हो रहे हैं, आखिर वहाँ के लोग चेयरमैन बन रहा है, एकल पद जितना भी है वो रिजर्व है, पर यहाँ पे डिमांड क्या हो रहा है कि एसटी रिजर्व ना हो, जिस एरिया में जो समुदाय ये हो उसका रिजर्व हो। तो सरकार कह रही है कि एकल पद रिजर्व है, वहाँ के लोग ही चुन रहे हैं, एक तरह से कह लें वहाँ के लोग ही वोट कर रहे हैं तभी वो चुने जा रहे हैं, तो इसमें कहाँ अंतर है। अब क्या है कि जो परंपरागत तरीके से आता है सिस्टम, वो लोग इनकी मांग कर रहे हैं कि अगर मेरे दादाजी, मेरे परदादाजी अगर गांव के मुखिया हैं तो वो ट्राइब्स एरिया में वैसे ही आते रहता है, वो उसी तरीके से, इसको मैं सरल भाषा में आपको समझा रहा हूँ कि उसी तरीके से ये प्रोविजंस आते रहेंगे, मतलब मेरा बेटा फिर उसके बाद बेटा, इस तरीके की बातें हैं। तो इस झंझट में सरकार आज के डेट में लोकतंत्र में बिना इलेक्शंस कराए, और जो 9 राज्य का जहाँ पे ये लागू है वहाँ पे भी इलेक्शंस के बातें हो रही हैं, और इलेक्शंस हो रहे हैं, झारखंड में भी इलेक्शंस हो रहे हैं, लेकिन क्या वाकई में इलेक्शंस में जो बातें कही जा रही है, सिर्फ ये नहीं है कि जल जंगल, अब जैसे ट्राइब्स एरिया में जो मार्केट लग रहा है वो सरकार रेवेन्यू ले रही है और सरकार डिसाइड कर रही है। वहाँ नियम है कि ट्राइब्स, वहाँ के कम्युनिटी डिसाइड करेंगे कि वहाँ पे ये बाज़ार लगेगा, इसका कितना मूल्य होगा, क्या बिकेगा नहीं बिकेगा, नशीली पदार्थ बिकना चाहिए या नहीं बिकना चाहिए, उनका एक अलग व्यवस्था कायम होगा उससे। तो सरकार ये और आप जो ये बातें बोल रहे हैं वो मॉल्टो के हिसाब से जो चीज़ें हैं उसमें लागू होने जा रहा है। यस, जो प्रोविजंस का विरोध कर, देखिए पांडे जी को मैं करेक्ट करना चाहूँगा कि पी पेशा के सेक्शन 4O और 6 शेड्यूल प्रोविजंस नहीं, 6 शेड्यूल पैटर्न की बात किया है जी। 5th शेड्यूल एरियाज में 6 शेड्यूल के प्रोविजंस नहीं होंगे, इसलिए सेक्शन 4O में स्पष्ट लिखा है कि 6 शेड्यूल का पैटर्न को ऑब्जर्व करेगा। एक बार बना था 1998 में झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल जी, तो यहाँ पर रांची डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस काउंसिल क्यों नहीं होगा? क्योंकि म्यूनसिपलिटी का एक्सटेंशन इसलिए ही नहीं हुआ कि यहाँ स्वशासित जिला परिषद बनना है। तो सरकार की मंशा स्पष्ट है, हम जनजातियों का, हम मूलवासियों का जो अनुसूचित क्षेत्र में रहते हैं, जिनको पी पेशा के तहत सुरक्षा दी गई है, वो सुरक्षा देने की इच्छा शक्ति में कमी है, और यह सरकार की मंशा इनको बहुत महंगा पड़ेगा आने वाले चुनाव में। इससे पहले कि अब लाइव के समापन की ओर हम बढ़ें, 2 लाइन बोलूँगा। एक आखिरी सवाल आपसे है। जी। सारे जो पेचीदगी हैं, जो आपके जो सवाल हैं, उसका समाधान क्या है? और समाधान सिर्फ अपने स्तर पे नहीं, सरकार जिस तरीके से सोच रही है, जो सुझाव मंगाए गए, जो ड्राफ्टिंग किया हुआ है, जाहिर सी बात है कि आप इस पे नज़र रख रहे हैं तो आप दोनों पक्षों को देख पढ़ रहे होंगे। बीच का रास्ता क्या है? क्या एक जिद के कारण मतलब ये नहीं लागू हो, कैसे क्या किया जा सकता है? ये जिद की बात नहीं है, ये आदिवासियों के अस्तित्व को बचाने की बात है। नहीं, तो वही मैं बोल रहा हूँ कि बीच संविधान की बात नहीं मॉल्टोदा, बीच का रास्ता जो अस्तित्व को बचाए रख करके इसको लागू भी कर दिया जाए। इसमें मैं 3 बिंदु रखना चाहूँगा। माननीय हाईकोर्ट ने झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 के प्रावधानों को संसदीय अधिनियम पी पेशा 1996 के संगत नहीं माना। इसी आधार पर उन्होंने राज्य सरकार को आदेश दिया है, आप 2 महीने के अंदर पी पेशा की नियमावली बना कर इसे लागू करो। दूसरी बात है, हमने सरकार को एक सुझाव दिया था, जो माननीय कोर्ट भी उसको कहा कि जब पी पेशा लागू हुआ उसमें झारखंड बिहार में था जी, उसमें झारखंड गवर्नमेंट बिहार गवर्नमेंट ने पी पेशा को अंगीकार करते हुए 6 मार्च 1998 को एक सर्कुलर जारी किया था।
हमने सरकार को सुझाव दिया, बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 85 के तहत जी। उस सर्कुलर को आप अडॉप्ट कर लीजिए, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि जहाँ जहाँ बिहार लिखा रहेगा आप झारखंड लिखो, जहाँ जहाँ पटना लिखा आप रांची लिखो, आप उस सर्कुलर को अडॉप्ट कर लीजिए। जो मैंने माननीय कोर्ट भी कहा ना कि 28 वर्षों से है बिहार में पी पैसा लागू होता है, यहाँ क्यों नहीं लागू किया आपने? तो जब ऑलरेडी तमाम कागज़ सरकार को दे दी गई है, सरकार अपने जिद पर रही है कि पंचायत राज को ही थोपेंगे। और जो नियमावली 2022 की बात की है, यह स्पष्ट हो गया कि बिना नियमावली के 3 बार पंचायत राज चुनाव हो। तो आखिर हम जनजातियों को पिछले 23 साल से हमारे संवैधानिक अधिकारों से वंचित कर दिए ना, और फिर आप उसी पंचायत राज को थोप रहे हैं। तो इसके लिए तो सिर्फ मौजूदा हेमंत सरकार तो जिम्मेदार नहीं है ना। झारखंड गठन के बाद तो माननीय सारी हाईकोर्ट पार्टियों की का सरकार ऑर्डर आ रही। गया है। आज जो माननीय राज्यपाल महोदय का जो बयान आया है कि झारखंड में PESA का कानून नहीं बना है, ये समझिए तो इसको छोटा मोटा ना लिया जाए। हम तो राज्यपाल महोदय का पूरे आदिवासी समाज, मूलवासी समाज की ओर से हम धन्यवाद करते हैं कि इस तरह की बात उन्होंने सरकार के सामने रखी। और इसमें कोर्ट की भी मैंने सम्मान हम करते हैं कि पी पैसा नियमावली कोर्ट के निर्देशानुसार अनुसूचित क्षेत्र के लिए पी पैसा नियमावली बना करके 2 महीने के अंदर सरकार लागू करे। ये सरकार की बाध्यता है, नहीं तो फिर कोर्ट का अवमानना होगा, फिर तो कोई महत्व ही नहीं रहेगा। हमारा शेड्यूल एरिया का महत्व नहीं रहेगा, राष्ट्रपति महोदय का महत्व नहीं रहेगा। संसद ने जो कानून बनाया अनुच्छेद 243(m)(4)(b) का, तो जो कंस्टिट्यूशनल मैंडेट है वो तो फेल हो रहा है ना। बिल्कुल, और बिल्कुल ये गंभीर मुद्दा है, और यही वजह है कि हम लोग सिर्फ अपने स्तर पे चर्चा नहीं करके जो है, जो 2 विशेषज्ञ खास करके पेशा कानून को लेकर के जिनके पास जानकारी है, हम लोग इस बातचीत के जरिए जो है यही समझने का प्रयास हम लोगों ने किया है कि दरअसल ये पूरा मामला क्या है, इसका लाभ कैसे मिल सकता है। अब चूँकि आखिरी सवाल है और सुधीर पाल सर से है। सर, अब आखिरी में आप जो है आप यह बताइए कि सरकार क्या करने जा रही है। ये जो मैं जैसे माल्टो दाबी जो बात कह रहे हैं, निश्चित तौर पर बहुत पैशनेटली माल्टो दा इस इशू से जुड़े हुए हैं जी, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि पी पैसा या पैसा का बॉटम लाइन क्या है। बॉटम लाइन ये है कि जो अनुसूचित क्षेत्र में जो गांव समुदाय है, आदिवासी समुदाय है, उसकी जो स्वशासन की व्यवस्था है, सेल्फ गवर्नेंस की जो व्यवस्था है, वो सेल्फ गवर्नेंस की व्यवस्था जो है ज़्यादा मजबूत से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के साथ लागू है। मैंडेट तो यही है जी। अब अगर आप ड्राफ्ट को देखेंगे तो मेरा कहना है कि ड्राफ्ट को एक बार पढ़ा जाना चाहिए, है ना। कई बार हम लोग बिना पढ़े आलोचना करते हैं। ड्राफ्ट को जब आप पढ़िएगा तो जंगल पर अधिकार, ज़मीन के मामले में अगर ड्राफ्ट ये कह रहा है कि ग्राम सभा के कंसेंट के बगैर जी, माने जैसे DC साहब आज की तारीख में ज़मीन आदिवासी के मामलों में DC साहब जैसे निर्णय लेते हैं, वो कह रहा है कि नहीं, ग्राम सभा पहले निर्णय ले, तब जो है DC साहब उसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं। तो ये दूसरा माइनर मिनरल्स के मामले में जी, जो पेशा भी कह रहा है कि विलेज काउंसिल के कंसेंट के बगैर, हालांकि कंसल्टेशन की बात की गई है, लेकिन यहाँ कंसेंट की बात की है कि उसकी सहमति के बगैर आप माइनर मिनरल्स का कोई भी लीज, कोई भी लाइसेंस, कोई भी प्रोस्पेक्टिव लाइसेंसिंग जो है नहीं कर सकते। तीसरा कह रहा है कि जितने भी डेवलपमेंट परियोजनाएं होंगी, अनटिल अनलेस विलेज काउंसिल उसको अप्रूव नहीं करता है, तब तक वो शुरू नहीं हो सकता। ये जो नया ड्राफ्टिंग हुआ है ड्राफ्ट उसमें उसी की मैं बात कर रहा हूँ। मैंने तो लंबा चौड़ा मुझे लगता है 24-26 पेज का। जी जी, सुदखोरी के मामले में वो कह रहा है, जिससे सबसे ज़्यादा झारखंड के गांव त्रस्त हैं, वो कह रहा है कि RBI को छोड़कर कोई भी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन बिना ग्राम सभा के कंसेंट के सूद का कोई कारोबार नहीं करेगा, ये कह रहा है। आप मद्यपान के मामले में वो कह रहा है कि ग्राम सभा तय करेगी। जैसे रघुवर दास जी के समय गांव-गांव में आपको देसी शराब की दुकान खुल रही थी, ठीक है ना। इसके लिए अनुमति लेनी होगी जी, ग्राम सभा तय करेगा, और उसमें महिलाओं का वॉइस जो है उसको आपको ध्यान में रखना है कि महिलाएं चाहती हैं कि नहीं।
तो ऐसा नहीं है कि एक चीज सीधे जो पांडे जी जो बता रहे थे कि राजस्व जो आएगा जी। गांव के बाजारों बाजार से, हाट वाले में, ठीक है। उसका जो है केवल अधिकार बाजार किसके? हाट की बात नहीं, वाटर बॉडीज पर भी अब कह रहा है कि माइनर वाटर बॉडीज शब्द का इस्तेमाल हुआ है। जी अब माइनर वाटर बॉडीज कितना होगा, माने 25 हेक्टेयर कैचमेंट का होगा, 50 हेक्टेयर कैचमेंट का होगा, कौन सा माइनर वाटर बॉडी, उसमें भी इस ड्राफ्ट में जो है प्रोविज़न किया गया है कि 25 हेक्टेयर तक का जो वाटर बॉडीज होगा उसमें फिशिंग कीजिए, उसमें ग्राम सभा निर्णय लेगा कि इसको कैसे करना है। बाजार के मामले में जी अभी बाजार में आप देखिएगा मार्केटिंग बोर्ड भी है, कई जगहों पर डिस्ट्रिक्ट्स भी है, अलग अलग ढंग से। बालू के मामले में जैसे माल्टोदा कह रहे थे, बालू के मामले में तो निश्चित तौर पर 24 साल में राजनीति ही हुई है। कभी ग्राम सभा को देता है, कभी पंचायतों को देता है, कभी जिला परिषद को देता है, कभी जेएसएमडीसी को दे देता है, कभी खान विभाग। तो कायदे से बालू के मामले में भी कह रहा है कि चूँकि वो भी माइनर मिनरल्स है कि बिना ग्राम सभा के, और सबसे बड़ी बात है कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर ओनरशिप, जिसको आप देखेंगे तो एफआरए एक्ट में भी उसी जी। की बात की जाए। इसको लेकर के हाल में जो है एक मुझे टिप्पणी- लग रहा है कि ठीक है, 6 शेड्यूल पैटर्न की जो बात हो रही है, जी 6 शेड्यूल पैटर्न की बात हो रही है, 6 शेड्यूल की बात नहीं हो रही। और 6 शेड्यूल क्या कह रहा है कि जो हमारा सेल्फ गवर्नेंस का जो सिस्टम है उसको आप कहीं से डिसमेंटल नहीं कीजिएगा, और वहाँ विधायी कार्य, न्यायपालिका का कार्य और कार्यपालिका का कार्य, तीनों उसके हाथ में होना चाहिए। अब विलेज काउंसिल को समहाउ अगर आप देखिएगा जी। तो यहाँ डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का भी प्रोविज़न है। यहाँ जितने भी योजनाएं हैं बिना ग्राम सभा के आप जो है कहीं अप्रूव नहीं कर सकते। और तीसरा, ग्राम सभा जो है सोशल ऑडिट से लेके फाइनेंशियल ऑडिट से लेके यूसी, ये सारे प्रोविजंस हैं। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा और इस पर डिस्कस करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि पैसा का रूल्स लागू हो जाएगा तो रामराज आ जाएगा, ऐसा भी नहीं है। लेकिन पैसा लेकिन एक के सुरक्षा कवच तो जी, मिल जाएगा ये संवैधानिक एक तौर पे। संवैधानिक तौर पर एक ताकत मिलेगी, क्योंकि खूंटी का पत्थलगड़ी जी बेस्ट एग्जाम्पल है। अगर आप पैसा के कंटेक्स्ट में देखिएगा जी, तो जी। ये तो कम्युनिटी का राइट्स था जिसको उन्होंने एक्सरसाइज किया, लेकिन चूंकि रूल्स आपके पास नहीं है तो आपने अलग अलग ढंग से इंटरप्रेट किया और लोगों को प्रताड़ित किया। ये रूल्स होने से ये होगा कि आपके पास लीगल एक सेफगार्ड होगा जिससे आप आगे जा सकते हैं। अब एक आखिरी सवाल एकदम जल्दी से जवाब दे दीजिए आप। अब जब सब कुछ तैयारी कर ली गई है, जी, देरी क्यों हो रही है, क्या वजह है? देरी मुझे लग रहा है कि 1996 से अगर आप देख लीजिए तो लगभग 28 साल हो गए। अब इसको राजनीतिक दृष्टि से देखिए तो विद इन पार्टी जी पैसा को लागू करना इतना आसान नहीं है। क्यों आसान नहीं है? अब इंडिया ब्लॉक को देखिए कि उसका कंस्टिट्यूंसी कहाँ है, जहाँ नॉन ट्राइबल आदिवासी पर उसकी विनेबिलिटी डिपेंड करती है। जी बीजेपी की मुसीबत कहाँ है, या इवन जेएमएम की मुसीबत कहाँ है? तो ये इसका पॉलिटिकल डायनामिक्स जब देखिएगा, कंस्टिट्यूंसी से जोड़ के देखिएगा, तो वाकई पॉलिटिकल पार्टीज के लिए ये गले की हड्डी है। इसलिए बाबूलाल मरांडी जी ने एक बार कहा था कि पैसा को हम लोग बैकफुट पर रखेंगे, बहुत पहले। तो उसका कारण यही था। लेकिन हाल के दिनों में बाबूलाल मरांडी ने जो एक बात कही, बयान भी दिया, अब उस समय वो सरकार में थे जब वो बात कह रहे थे, अभी विपक्ष में है, अभी विपक्ष में है ना? सरकार में आने का प्रयास हाँ, कर रहे तो हैं। इसलिए- और ये बोल भी रहे हैं वो कि अगर उनको मौका मिलता है जी। तो ये जो खास करके जो माइनिंग का जो सवाल है जी। कि स्थानीयों को जो है वो मौका देंगे, लेकिन जब वो पक्ष में होते हैं तो आप बता रहे हैं कि उनकी क्या राय थी। दरअसल ये जो पूरा जो विषय है पैसा का, वो काफ़ी गंभीर विषय है। अंत में कुछ मोल्टो बोलना चाह रहे हैं, इसके बाद लाइव समाप्त कर देंगे। दर्शक भी काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। दादा, फाइनल टिप्पणी आप कीजिए। फाइनल टिप्पणी यह है कि सुधीर पाल जी जी सरकार के पक्ष को रख रहे हैं, और नहीं, हम लोग बात भी कर रहे हैं वही कि दरअसल जो ड्राफ्टिंग हुआ है उसमें क्या है। ये- मैं कोई सरकार का पक्ष नहीं ये- रख रहा हूं। ये- नहीं, मैं ड्राफ्टिंग, उसकी बात कर बिल्कुल, रहा हूं, मैं ड्राफ्टिंग और उसको के बीच- एक्ट से जोड़ के देख रहा हूँ, इतना ही कर रहा हूं। ड्राफ्टिंग जी, जी। जो हुआ है, मैं फिर कह रहा हूँ, मेरी बात को लेकर आप माननीय राज्यपाल से भी पूछ सकते हैं, सरकार से भी पूछ सकते हैं, पंचायत राज के अधिकारियों से पूछ सकते हैं। पंचायतों के उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार नियमावली 2022 जी यह स्पष्ट रूप से हमने देखा है,
और इस नियमावली को हमने खारिज करके रिसीविंग रख करके सरकार को दे दिया है। दूसरी बात है कि यह नियमावली 2022 ये झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 का ही कॉपी पेस्ट है। ये पी पेशा के तमाम प्रावधानों को हटा दिया है और ज़बरदस्ती अनुसूचित क्षेत्र के लोगों पर थोपने का काम हुआ है। हम ग्राम सभा के विषय में याद दिलाना चाहेंगे कि झारखंड पंचायत राज अधिनियम की धारा 10 उसमें ग्राम सभा का जिक्र है और धारा 10 सबसेक्शन 5 में अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा की शक्तियाँ का जिक्र है। तो उस धारा में आप लिखा हुआ है, धारा 10, 5, 8 और 9 में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है। 8 यह कहता है कि ग्राम सभा का कोई भी निर्णय जी राज्य सरकार के कानून को प्रभावित नहीं करेगा। मतलब सरकार जहां जमीन चाहेगी ले लेगी, स्वतंत्र रहेगी। दूसरा 9 में यह कहता है कि ग्राम सभा के कोई भी अधिकार को राज्य सरकार किसी भी समय वापस करेगी। तो कहाँ है ग्राम सभा? तो सुधीर पाल जी इस तरह की मैंने अंधेरे में रखने वाली बात क्यों करते हैं? हमने तो सेक्शन बता दिया ना। तो इस ग्राम सभा को हम क्यों एक्सेप्ट करेंगे जो नियमावली 22 में रखा हुआ है? हमें ग्राम सभा चाहिए, संसदीय नियमावली के तहत जो हमें संसद ने जो शक्ति दी है वो हमें चाहिए। और माननीय राज्यपाल झारखंड से हम अपेक्षा करते हैं क्योंकि वो अनुसूचित क्षेत्र के कस्टोडियन हैं, पूरी तरह से पी पेशा कानून को लागू करते हुए अनुसूचित क्षेत्र में स्वशासी जिला परिषद और निचले स्तर पर परंपरागत ग्राम सभा का स्थानापन्न करें। चूँकि पी पेशा की धारा 5 कहती है कि 1 साल के अंदर इसमें आप फेरबदल कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते हैं। 28 साल हो गए और कितना अनुसूचित जनजातियों को रुलाएगी सरकार? तो बिल्कुल 28 साल हो गए हैं। भले ही दो पक्ष आपको इस चर्चा में दिखाई सुनाई दे रहा हो, खास करके पी पेशा और पेशा को लेकर के अंत तक जो है एक लाइन बीच में बनी रही, लेकिन प्रयास यही है कि जो स्वशासन जो प्रणाली है पारंपरिक तरीके से उसको कैसे मजबूत किया जाए, आदिवासियों के जो हक और अधिकार हैं उसको कैसे जो है तरीके से लागू कराई जाए। राज्यपाल संतोष गंगवार के एक बयान के बाद जो है हम लोग आज इसी विषय पे चर्चा कर रहे थे। हालांकि ये विषय काफ़ी गंभीर है, बड़ा है, तो घंटे भर के चर्चा में जो है बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल नहीं किया जा सकता था। फिर से जो है हम लोग कोशिश करेंगे कि इस पे बातचीत करें। सरकार भी प्रयासरत है। हालांकि एक पक्ष का ये कहना है कि ये जो पी पेशा है और सरकार जो पेशा कानून जिसे बता रही है और जिसे लाने की प्रयास कर रही है वो JPRA एक्ट का जो एक तरीके से कॉपी है। मोल्टो दा और इनके जैसे जो लोग जो पी पेशा के पक्ष में हैं वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। तो अब तक आप बने रहे, इसके लिए शुक्रिया।